नमस्कार साथियों, डीआर ब्रदर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आ चुका हूं पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर। साथियों, इसमें आपको नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप सभी साथी वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि साथियों एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाले हैं ये प्रैक्टिस सेट। तो आप सभी साथी वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो से संबंधित सूचनाएं आप सभी को प्राप्त हो सके। साथियों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ऐसा सामाजिक समूह है जिसका एक सामान्य निवास होता है, आर्थिक सहयोग होता है तथा जिसमें प्रजनन क्रिया पाई जाती है, उसे कहते हैं समाज, परिवार, समुदाय और समिति। आप सभी साथी देख सकते हैं इसका क्या आंसर होगा। साथियों, सामान्य निवास हम समाज में भी करते हैं, समुदाय में भी करते हैं, समुदाय में भी करते हैं, समिति में भी करते हैं और इसका आर्थिक सहयोग भी होता है। लेकिन प्रजनन जो क्रिया है वो हमारे परिवार में पाई जाती है, तो इन सब का जो सामूहिक रूप है वो है एक परिवार। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? अवसादक पदार्थ बार्बिट्यूरेट, उत्तेजक पदार्थ एम्फेटाइन, नार्कोटिक पदार्थ कोकीन, भ्रांतिजनक पदार्थ LSD। आप सभी साथी देखिए, इनके उदाहरण दे रखे हैं। अवसादक पदार्थ क्या होते हैं साथियों? ऐसे पदार्थ जिनका व्यक्ति सेवन कर लेता है तो वो क्या आ जाती है, उसमें शांत हो जाते हैं, शिथिलता आ जाती है, स्थिरता आ जाती है। तो इसका उदाहरण है बार्बिट्यूरेट, बिल्कुल सही है साथियों। और इस अवसादक पदार्थों को हम डाउनर्स भी कहते हैं। आप सभी साथी नोट कर सकते हैं, डाउनर्स भी कहते हैं। उत्तेजक पदार्थ साथियों इनको हम अपर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर्स। और इसका उदाहरण एम्फेटाइन, जो कि बिल्कुल सही है। और उत्तेजक पदार्थ कैसे होते हैं? व्यक्ति को सक्रियता ला देते हैं, व्यक्ति को उत्तेजित बना देते हैं। ठीक है मित्रों। नार्कोटिक पदार्थ कौन से होते हैं? कोकीन। साथियों ये असंगत है, गलत है। नार्कोटिक पदार्थ क्या होते हैं? अफीम के विभिन्न रूप। नार्कोटिक पदार्थ क्या होते हैं? अफीम के विभिन्न रूप, जैसे गांजा, चरस, हेरोइन। हेरोइन जो है एक शुद्ध पदार्थ है, बहुत महंगा मिलता है, लेकिन इसकी जगह पर क्या काम मिले जाता है? इसके अशुद्ध प्रकार है स्मैक और ब्राउन शुगर, दोनों काम मिले जाते हैं। तो ये जो है हमारा नार्कोटिक जो पदार्थ है वो कोकीन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, भ्रांतिजनक पदार्थ क्या होता है? भ्रांतिजनक पदार्थों के सेवन के बाद व्यक्ति हाइपोथेटिकली व्यवहार करने लगता है। और LSD बिल्कुल सही है। LSD की जो फुल फॉर्म होती है आप सभी साथी लिख सकते हैं, लिसर्जिक एसिड डाइएथिल एमाइड। ठीक है मित्रों, क्योंकि फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है भाई LSD की फुल फॉर्म क्या है। तो आप सभी साथी इन सबको इतनी जानकारी जरूर रखें इनके बारे में। और यहाँ से सामाजिक बुराइयों से प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं साथियों। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सही कथन का चयन करें। बाल श्रम निषेध एवं उन्मूलन अधिनियम 1979 में पारित किया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया। वर्तमान में 14 वर्ष से कम आयु के बालक के श्रम पर पूर्णतः प्रतिबंध है। साथियों, कल ही हमने चर्चा की थी कि बाल श्रम जो निषेध अधिनियम है वो कब पारित किया गया था? 1986 में किया गया था। तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट जो है गलत है। बाल श्रम निषेध अधिनियम, और पिछली परीक्षा में प्रश्न भी पूछा गया था, बाल श्रम निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986 में। साथियों, 1979 में तो एक कमेटी बनाई गई थी, गुरुपद स्वामी समिति, जिसकी सिफारिश पर ये बाल श्रम कानून बना था। आप सभी साथी ध्यान रखें। साथियों, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 23 नहीं, अनुच्छेद 24 बाल श्रम पर प्रतिबंध करता है। तो दूसरा कथन भी हमारा गलत हो गया। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? कल ही हमने अनुच्छेद 23 के बारे में चर्चा की थी। मानव के व्यापार नहीं कर सकते और बलपूर्वक उसे श्रम नहीं करवाया जा सकता, इसका निषेध करता है। और अनुच्छेद 24 बालक को निषेध, जो कारखाने उनमें निषेध किया गया है। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट गलत है। और तीसरा स्टेटमेंट है हमारा, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। बिल्कुल सही है साथियों। 86वां जो अमेंडमेंट था वो 2002 में किया गया था और अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था। हमने पिछले वीडियो में इन सब की चर्चा कर चुके हैं साथियों। तो तीसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। और वर्तमान में 14 वर्ष से कम आयु के बालक के श्रम पर पूर्णतः प्रतिबंध नहीं है साथियों। कुछ कार्यों में छूट दी गई है, जैसे बालक घर पर कार्य करवा सकता है। इस तरह की छुट्टी जो है उनको दी गई है, जिससे पढ़ाई बाधित ना हो। तो आप सभी साथी ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न है हमारा, पाबासा घर। पाबासा घर कैसे होते हैं? बांस जिस पर घर बने होते हैं, बांस के ऊपर जो घर बने हुए होते हैं वो कहाँ बने हुए होते हैं? ऐसी जगह जहाँ बहुत सारा पानी हो, बहुत ठंडी जगह पर, बहुत गर्म जगह पर, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, ऐसी जगह पर बांस के घर बने हुए होते हैं। पाबासा घर किस पर? बांस पर। तो ऐसी जगह पर बहुत सारा पानी हो, वहां पर ये घर बने हुए होते हैं। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जानवर का आश्रय कलम है? मुर्गी, भेड़, दीमक, गधा। तो साथियों, भेड़ का जो आवास है, आश्रय है, वो कहाँ है?
कलम है, इसको पेन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये किसका है? भेड़ का है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रासायनिक उत्पादों के आयात निर्यात हेतु भारत का प्रथम रसायन बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया? गोपालपुर, काकीनाडा, दहेज, सिक्का। साथियों प्रथम रासायन जो बंदरगाह था वो दहेज का था और ये कहाँ है? गुजरात में स्थित है मित्रों। आप सभी साथी इतनी जानकारी इन सब के बारे में जानते रहिएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम सेज का संबंध किस उद्योग से है? ग्वारगम, सीमेंट, चीनी, सूती वस्त्र। तो साथियों राजस्थान का जो प्रथम सेज है उसका संबंध ग्वारगम उद्योग से है और ये कहाँ स्थापित किया गया था? बोरानाडा, जोधपुर में। आप सभी साथी नोट कर सकते हैं, राजस्थान का प्रथम सेज बोरानाडा, जोधपुर में स्थापित किया गया था। साथियों ये क्या होती है? सेज। साथियों सेज का मतलब है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है कि राज्य के निर्यात को बढ़ावा दे, बुनियादी ढांचा निर्मित करे तथा उद्योग के लिए परेशानी मुक्त वातावरण स्थापित करे, जिससे क्या है इनके लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र चिन्हित किया जाता है, जिसे हम सेज कहते हैं साथियों। ठीक है, तो ये जो सेज है प्रथम सेज का जो संबंध है हस्तशिल्प और ग्वारगम से है। आपको हस्तशिल्प भी देखने को मिल सकता है। प्रथम सेज का संबंध किस से था? हस्तशिल्प और ग्वारगम से मित्रों। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जिला उद्योग केंद्र है 32, 33, 34, 36। तो साथियों राजस्थान में 36 जिला उद्योग केंद्र है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा और 7 जो है जिला उद्योग उप केंद्र है। आप सभी साथी इस जानकारी को भी जानते रहिएगा। अगला प्रश्न है, मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मत्स्य उत्पादन में साथियों मत्स्य जो उत्पादन है उसमें भारत का दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि पहला स्थान पूछ लिया जाए तो चीन का है मित्रों। और आप सभी को बता दूं 21 नवंबर 2020 को पहली बार क्या मनाया गया था? विश्व में विश्व मत्स्य दिवस मनाया गया था मित्रों। ठीक है, आप सभी साथी जानते रहिएगा इन सबको। अगला प्रश्न है हमारा, जब कोई विधेयक विधानसभा से पारित होकर विधान परिषद में आता है तो विधान परिषद विधेयक को स्वीकार कर सकती है, विधेयक में संशोधन कर सकती है, विधेयक को अस्वीकार कर सकती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। तो आप सभी साथी जानते रहिएगा ये तीनों कथन ही सही है। विधेयक को स्वीकार भी कर सकती है, अस्वीकार भी कर सकती है और उसमें संशोधन भी कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर। साथियों अगला प्रश्न है हमारा, अखिल भारतीय सेवाओं की सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? उच्चतम न्यायालय, संसद, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री। तो साथियों अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं उनकी सृजन की जो शक्ति प्राप्त है वो संसद को प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, सीकर जिले में हर्ष पर्वत पर 1000 वर्ष पुराना हर्ष मंदिर स्थित है। यह मंदिर समर्पित है। साथियों हर्ष मंदिर जो है सीकर जिले का वो भगवान शिव को समर्पित है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये जो है हर्षनाथ ग्राम में है, हर्षनाथ गांव में है और हर्षगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है, जो कि चौहान शासक विग्रहराज फर्स्ट के शासनकाल में एक शैव संत हुआ करते थे भावरक्त, और इस भावरक्त के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था मित्रों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, डोकरी रे कैवणे सुखीर कुण रांधे का भावार्थ है? ऑप्शन नंबर 1, जो शीघ्रता करता है वह पागल है, सुझाव पर ध्यान नहीं दिया जाता, विरोधी से ज़्यादा सक्षम होना, अत्यधिक मेहनत करवाना। तो साथियों डोकरी रे कहने से खीर कुण रांधा था, डोकरी कहने पर खीर कुण रांधा, इसका मतलब है कि सुझाव पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, खरी मजूरी चोखो दाम। साथियों कोई अगर मजूरी खरी कर रहा है तो उसको दाम जो है उसके पारिश्रमिक जो है उसको अच्छा चाहिए। देखिए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन है अच्छा काम करने वाले पूरा पारिश्रमिक चाहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 मन में छल कपट उत्पन्न होना। ऑप्शन नंबर 3 कोडी कोडो करके भी धन की बड़ी राशि खर्च हो जाती है, बद से बदनाम बुरा होता है। साथियों खरी मजूरी चोखा दाम, जैसा काम करते हैं वैसे ही पारिश्रमिक चाहते हैं साथियों, अर्थात अच्छा काम करने वाले पूरा पारिश्रमिक चाहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेलिओडोसिस क्या है? ऑप्शन नंबर 1 त्वचा पर लाल चकत्ते, स्मरण शक्ति में क्षति, संक्रामक रोग जोड़ों में पुराना दर्द। साथियों मेलिओडोसिस जो है एक प्रकार की संक्रामक बीमारी है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आप सभी को साथियों को बता दूं मेलिओडोसिस को विहिट मोर की बीमारी भी कहते हैं। आप सभी साथी इस चीज़ को जानते रहिएगा। और ये एक जीवाणु जनित बीमारी है जो मुख्य रूप से जो जीवाणु है ब्रुकोप्रेनिया स्यूडो मिलने के कारण होती है। और ये जो जीवाणु है ये इसका सामान्य जो निवास स्थान है वो पानी और मिट्टी है। यदि आप दूषित पानी और दूषित मिट्टी के संपर्क में आते हैं तो आपको मेलिओडोसिस बीमारी होने की संभावना है। और ये जो बीमारी है मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय जलवायु में फैलती है साथियों। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चॉक बोर्ड के उपयोग हेतु असत्य कथन है। आप चॉक बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो असत्य कथन क्या है कि चॉक बोर्ड पर एक समान लिखना चाहिए, चॉक बोर्ड पर सीधी पंक्ति में लिखना चाहिए,
चौक बोर्ड पर दाएं कोने से लिखना आरंभ करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, चौक बोर्ड को साफ करने हेतु कपड़े का प्रयोग करना चाहिए। तो आप सभी साथियों को बता दूं मैं, हम कभी भी बोर्ड पर दाएं कोने से नहीं लिखते हैं हम कहाँ से, बाएं कोने से लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा गलत स्टेटमेंट है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है साथियों, पुष्पी पादपों को रखा गया है क्रिप्टो गेम्स में, फेंड्रो गेम्स में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में। तो आप सभी साथी जानते रहिएगा, पुष्पी पादपों को जो रखा जाता है फेंड्रो गेम्स में रखा जाता है। और फेंड्रो गेम्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आवृत बीजी, एक होता है अनावृत बीजी। और साथियों हम बात करें पादप जगत की, तो पुरानी पद्धति के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है, एक है फेंड्रोगेमस और एक है क्रिप्टोगेमस। साथियों क्रिप्टोगेमस को 3 भागों में बांटा जाता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, जबकि फेंड्रोगेमस को 2 भागों में बांटा जा चुका है, आपको मैं बता चुका हूँ साथियों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो राइट आंसर है पुष्पी पादप किस में रखे गए, फेंड्रोगेम्स में साथियों। अगला प्रश्न है, मल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है अलवर में, बाड़मेर में, जोधपुर में, नागौर में। साथियों मल्लीनाथ जी का जो मंदिर स्थित है वो बाड़मेर में स्थित है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान का वह जिला जिसमें सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य। साथियों सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में कौन से जिले में है, उदयपुर, राजसमंद, कोटा, बूंदी। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 उदयपुर हो जाएगा। उदयपुर में सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न है साथियों, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे। पंचायत भंग हो जाती है तो किस अवधि के अंदर वापस से चुनाव होंगे, 1 माह, 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 6 माह के अंदर वापस से निर्वाचन होते हैं। आप सभी साथी जानते रहिएगा। अगला प्रश्न है, बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 10वां भाग, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग, सूर्य के द्रव्यमान का 100वां भाग, सूर्य के द्रव्यमान का आधा भाग। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग बृहस्पति का द्रव्यमान होता है। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विभाग का कार्य 2 अक्टूबर 2010 की घोषणा के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 पानी एवं बिजली, ऑप्शन नंबर 2 प्रारंभिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर 3 महिला एवं बाल विकास, ऑप्शन नंबर 4 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पानी एवं जो बिजली थी वो पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित नहीं किया गया था मित्रों। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ के दुर्ग में निम्न में से किस शासक का राज्याभिषेक हुआ था। साथियों कुंभलगढ़ में महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी साथियों को बता दूं, कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसके अंदर महाराणा उदय सिंह और महाराणा प्रताप दोनों का राज्याभिषेक हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। और कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वो राजसमंद में स्थित है, राजसमंद जिले में। आप सभी साथी जानते रहिएगा मित्रों। अगला प्रश्न है, टणका पहना जाता है, आप सभी जानते होंगे महिलाओं का आभूषण है टणका, आवड़ा जिसे हम कहते हैं, पैर में, हाथ में, सिर में, कमर में। तो टणका जो पहना जाता है वो पैर में पहना जाता है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आशुरक्षित उपकरण है। ऑप्शन नंबर 1 सूखा तेल, प्लास्टिक की फनल, स्प्रिट लैंप, अभिवर्धन हैंड लेंस। आप सभी साथियों को सबसे पहले जान लेना चाहिए कि आशुरक्षित उपकरण क्या होते हैं। साथियों जो हमारी अनुपयोगी वस्तुएं होते हैं उनसे हम अगर कोई वैज्ञानिक उपकरण बनाते हैं या फिर बहुत कम मूल्य की सामग्री का उपयोग करते हुए हम कोई वैज्ञानिक उपकरण बनाते हैं तो उसे हम आशुरक्षित उपकरण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 स्प्रिंट लैंप जो है आशुरक्षित उपकरण का उदाहरण है साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोई छात्र पृथ्वी की गतियों को ठीक प्रकार से नहीं समझ पा रहा है, उसकी इस समस्या का निराकरण करने के लिए उचित है। साथियों क्या किया जा रहा है, समस्या का निराकरण, समस्या का समाधान। और हम समस्या का निराकरण करने के लिए, समस्या का समाधान करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, प्रत्यक्षीकरण, उपचारात्मक शिक्षण, पुनर्बलन, उपयोग सभी। तो आप सभी साथी जानते होंगे समस्या के निराकरण के लिए हम उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1984 से पूर्व इंदिरा गांधी नहर का नाम था। इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर, राजस्थान नहर, राजस्थान गंगा। तो साथियों 1984 से पहले इंदिरा गांधी नहर का जो नाम था वो राजस्थान नहर था। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। और ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित है, जो कि इसे राजस्थान की मरुगंगा भी कहते थे। क्या कहते थे साथियों, राजस्थान की मरुगंगा भी हम इस इंदिरा गांधी नहर को कहते थे मित्रों। अगला प्रश्न है, विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में विषय वस्तु को विकसित करना चाहिए। साथियों विज्ञान की पाठ्यपुस्तक है, उसमें आप विषय वस्तु को किस प्रकार से विकसित करेंगे, तार्किक क्रम में, अभ्यास के क्रम में, समस्यात्मक क्रम में, उपरोक्त सभी। तो आप सभी साथियों को बता दूं, विज्ञान की पाठ्यपुस्तक को हम विषय वस्तु जो विकसित करेंगे वो तार्किक क्रम में करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षक सहायक उपकरण चुनने का आधार है। साथियों शिक्षक सहायक सामग्री चुनना चाहता है तो उसको चुनने का क्या आधार रखे, प्रदर्शन रखे, उपयोगिता, अनुभव या फिर आयु विकास। साथियों आप सभी साथियों को बता देता हूं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। साथियों अगर आप शिक्षक सामग्री का उपयोग कर रहे हैं तो आपको बालकों का स्तर देख लेना चाहिए कि आप किस आयु स्तर के बालकों के लिए उस सामग्री का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है मित्रों, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं पूछा है, नहीं है साथियों। बच्चों के डर में पढ़ने के लिए प्रेरित करना,
बच्चों को मंद विद्यार्थी के रूप में पहचानना या चिन्हित करना, उन बच्चों की पहचान करने के लिए जिन्हें सुधार की आवश्यकता है, उपरोक्त सभी। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी है। आप सभी साथियों को बता दूं, मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, बिल्कुल हम बच्चों को डर से पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं। बच्चों को मंद विद्यार्थी के रूप में हम चिन्हित नहीं कर सकते कि ये मंद है, ये अधिक है, ये कमजोर है। आप सभी साथी ध्यान रखिए। और अगर आप शिक्षण उनके सुधार की क्या आवश्यकता है, ऐसे बच्चों को पहचान कर रहे हैं जिन्हें सुधार की आवश्यकता है, तो ऐसा तो शिक्षक शिक्षण के दौरान भी कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है, ये तीनों ही हमारे मूल्यांकन के उद्देश्य नहीं है। ठीक है मित्रों, आज का प्रैक्टिस सेट हमारा यहीं समाप्त होता है। आप सभी साथियों को ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और अपने सभी साथी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आप सभी साथियों को धन्यवाद। मिलेंगे फिर से अगले बेहतर वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को शुक्रिया।